नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी के चारों तरफ आक्रोश है, जन आक्रोश है। महंगाई, शिक्षा और हिंदू मुसलमान। और राहुल गांधी बेहद एक्टिव नजर आ रहे हैं, अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। देखिए, पटना में भी कल जो है छात्रों ने प्रदर्शन किया, पुलिस ने वाटर कैनन से लेकर के लाठीचार्ज तक किया, लेकिन छात्र जो है अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। झारखंड में अभी कुछ दिन पहले छात्र आंदोलन थमा है। दूसरी तरफ देखिए कि वो जो कॉकरोच जनता पार्टी के नेतागण हैं, या कहिए कि फाउंडर है, उनके साथी हैं, प्रवक्ता हैं, वो तमाम कह रहे हैं कि 5 सितंबर से हम वापस वही सब आंदोलन हम शुरू करने जा रहे हैं। अगर सरकार ने जो अपने वादा किया था कि किसी भी छात्र पर एफआईआर दर्ज नहीं होगा, अगर वापस नहीं लेता एफआईआर तो हम जो है वापस प्रदर्शन करेंगे। हर तरफ छात्रों का प्रदर्शन जारी है। दूसरी तरफ देखिए, महंगाई ने बड़ा बुरा असर डाला है और गांव गांव में चीनी जिस तरह से 70 पार 75 पार हो गई, अब तो गीतों में ढल गया है। महिलाएं गीत गा रही हैं, कई सारी वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पे, आपने देखा भी होगा। और उसमें महिलाएं गा रही हैं कि 75 रुपये चीनी और 75 रुपये का एक पौवा दारू। बताइए क्या पिए, चीनी पिए कि दारू पिए, मतलब चाय पिए कि दारू पिए। तो जब गांव में जब महंगाई इस तरह से आ गई है, तो जाहिर है कि अब नरेंद्र मोदी जी के कंट्रोल में अब चीजें रहने वाली नहीं है। क्योंकि चीनी का दाम कम करना सरकार ने कहा है कि हमारे बूते नहीं है, हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं दाम। हालांकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो अलग राग लिए हुए हैं। एक तरफ वो 1 लाख से ज्यादा नौकरी बांट रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जल्द ही 1 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी देने जा रहे हैं। फिर ये भी वो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ चीनी की कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ चीनी के लिए हाहाकार मचा हुआ है पूरे देश में, और अभी स्टॉक खत्म हो गया ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन चीनी महंगी होती जा रही है और कहां जाकर के रुकेगी ये समझ में नहीं आ रहा। और सरकार जो है पूरी तरह से बैकफुट पे दिखाई पड़ती है। सरकार का जो इश्यू खड़ा किया उसने, राष्ट्रीय गीत वाला, वंदे मातरम वाला, वो भी चला नहीं। और इसकी बड़ी वजह यह है कि छात्रों में आक्रोश है, महंगाई का बड़ा बुरा असर है, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई दिखाई पड़ती है। गांव गांव कहां कहां से वीडियो जा रहे हैं, और स्कूल की हालत बड़ी दयनीय है। राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, कि बिहार हो, कि उत्तर प्रदेश हो, तमाम जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, हालांकि सरकारों ने यह कोशिश की है कि वीडियोज ना आए, उन पर एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन जो वीडियोज सामने लेकर के आ रहे हैं, कई उनमें से बेहद निडरता के साथ काम कर रहे हैं। कई संगठन है जो लगे हुए हैं। और एक वीडियो आपने देखा होगा जिसमें कलेक्टर से, यूपी का वीडियो है जिसमें कलेक्टर से कह रहे हैं लड़के कि आप हम पर केस करना चाहते हैं, करिए, आला कमान जो ऊपर से जो आदेश आ रहा है उसको आप मानिए, आप मजबूर हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हम जो दिखा रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, स्कूलों को ठीक करवा दीजिए। ये हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों के लिए ये जरूरी है कि स्कूल ठीक। परसों जो है एक राजस्थान में फिर स्कूल जो है वो उसकी छत गिर गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि उस समय वहां बच्चे वहां नहीं थे, नहीं तो फिर कोई कैजुअलिटी हो सकती थी। लेकिन सरकार जो है पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि उदासीन है, शिक्षा उसके विषय में है ही नहीं। और जिस तरह से शिक्षा को लेकर के पूरे देश में एक माहौल बना है, और जो मंदिर का मुद्दा था, जो हिंदू मुसलमान मुद्दा था, वो सारा गौन हो गया है। नरेंद्र मोदी कहीं चर्चा में नहीं है और हर तरफ आलोचना है। आरक्षण का मुद्दा भी खड़ा किया गया, आरक्षण के विरोध में, वो मुद्दा भी जो है काम नहीं कर रहा है। अब ढेर सारे लोग जो है वो जो पिछड़े दलित समाज के हैं वो सामने आ गए, नेता सामने आ गए, चिराग पासवान हो या
उपेंद्र कुशवाहा तो एक कदम आगे चल करके बात कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार ने कहा था कि 65% आरक्षण होगा, बिहार सरकार ने लागू किया था, वो हाई कोर्ट में जाकर के, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अटक गया, लेकिन 65% आरक्षण लागू करना होगा। तो उपेंद्र कुशवाहा जो है वो नीतीश कुमार की जो जगह है उसको घेरना चाह रहे हैं। बीजेपी को वहां समझ में नहीं आ रहा है उत्तर बिहार में भी कैसे लड़ा जाए। सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं आक्रोश बढ़ता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि सरकार के नियंत्रण में चीजें नहीं है। नीतीश कुमार खुद एक्टिव हो गए हैं। कई बार ये खबरें आई कि नीतीश कुमार जब एक्टिव हुए हैं तो वो निर्णय लेने की पोजीशन में शायद हैं कि क्या किया जाए, लेकिन ये खबरें जो है गलत भी साबित हुई। अब तक नीतीश कुमार की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं आया है कि वो जो है बीजेपी से समर्थन वापस ले रहे हैं। हालांकि जो उनके बेटे हैं निशांत कुमार, वो लगातार अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं और अस्पताल में रात दिन जब उनका मन होता है वो पहुंच जाते हैं। दूर दराज के अस्पतालों में कहाँ पहुंच जाएंगे पता नहीं, और लगातार डॉक्टरों पर, कर्मचारियों पर कार्रवाइयां हो रही हैं और निशांत कुमार आश्वस्त कर रहे हैं कि हम हेल्थ व्यवस्था को ठीक कर देंगे। निशांत कुमार जिस तरह से सक्रिय है उसमें ये माना जा रहा है कि बीजेपी जो खुश हो रही थी कि अब नीतीश कुमार नहीं रहे तो पूरा वोट बैंक हमारे पास आ जाएगा, ये वहां खिसकता नजर आ रहा है। एक तो उपेंद्र कुशवाहा है, दूसरी तरफ निशांत कुमार है। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि निशांत कुमार और उनका बेटा दीपक दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों हमारे बच्चे हैं। तो बिहार में लड़ाई ये चल रही। उत्तर प्रदेश में है कि जो योगी जी है वो कोई भी किसी तरह की बात भी सुनने को तैयार नहीं, वो अपना ही राग लगाते हुए और वो कह रहे हैं कि सब सही है। हिंदू मुसलमान भी कर रहे हैं, पिछली सरकारों को भी कोस रहे हैं और अपनी लगातार तारीफ कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश से जो खबर है उसमें यह है कि इस बार बेहद मुश्किल हो जाएगा आदित्यनाथ जी के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जो करिश्मा था वो लगभग खत्म हो गया है। नरेंद्र मोदी से अब चिढ़ने लगे हैं लोग। और जिस तरह से स्कूलों की हालत है उत्तर प्रदेश में, वीडियो जा रहा है और सरकार दबाने का प्रयास कर रही है, उससे भी जो है आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल बनता है। लेकिन बावजूद इसके आदित्यनाथ जी जिस तरह से एक्शन कर रहे हैं, जिस तरह से एक्शन ले रहे हैं, उससे लग रहा है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए चुनाव आयोग के जो मुख्य आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, वो भी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश गए और लखनऊ जाकर उन्होंने कहा कि ये हमारी तपोभूमि है। लखनऊ हमारी तपोभूमि है, कर्म भूमि, जन्मभूमि। तपोभूमि का मतलब होता है तप का स्थल। वो तप कर रहे थे ज्ञानेश कुमार। लोगों को डर है कि ज्ञानेश कुमार अगर खेला दिखाएंगे तो फिर वापस आ जाएंगे आदित्यनाथ। लेकिन आम आदमी में आक्रोश जो है वो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि आदित्यनाथ के खिलाफ लोग हैं। और मीडिया जिस तरह से है, जो साधु संतों का समाज हो, चाहे मनुस्मृति वाली बात हो, तमाम मसलों पर बीजेपी घिरते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस एग्रेसिव नोट लिया हुआ है। मनुस्मृति को लेकर के लगातार ये कोशिश हुई फिर से एक बार कि हिंदू विरोधी साबित किया जाए राहुल गांधी को, लेकिन लोगों में इतना आक्रोश है कि वो फंडा भी नहीं चला। आप जानते हैं कि चारों जो हमारे शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य कई बार बोल चुके हैं कि मनुस्मृति हमारे लिए संविधान से ऊपर है। तो ये जो पूरा का पूरा जो नैरेटिव है मनुस्मृति को लेकर के और संविधान को लेकर के, वो साफ साफ खिंचता नजर आ रहा है। रेखा जो है वो खिंचती नजर आ रही है। अब ये एक महत्वपूर्ण है, अभी इस पर स्पष्ट नहीं है कि आम आदमी मनुस्मृति की तरफ जाता दिखाई पड़ रहा है या इस तरफ जिस तरफ संविधान है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां, खास करके कांग्रेस ने एक स्टैंड ले लिया है कि हमको संविधान के साथ खड़ा होना है, तो चाहे राष्ट्रीय गीत का मसला हो, चाहे वो धर्म का मसला हो, तमाम मसलों पर। और अक्सर लोग कहते रहे कि
धर्म वाले पिच पर जब जाएंगे तो बीजेपी मजबूत हो जाएगी। वंदे मातरम जो है उसमें भी धर्म समाहित है, मनुस्मृति है उसमें भी धर्म समाहित है, और जिस तरह से आदित्यनाथ ने मनुस्मृति की तारीफ की, उससे भी लगता है कि बीजेपी मनुस्मृति वाले चैप्टर पे ही रहना चाहती है। जिस तरह से सवर्णों ने आंदोलन किया आरक्षण के खिलाफ, हालांकि लगातार नेता बोल रहे हैं, बीजेपी के नेता भी, कि आरक्षण कोई माई का लाल खत्म नहीं कर सकता है, लेकिन आम आदमी खास करके जो पिछड़े हैं, दलित हैं, वो जानते हैं कि बीजेपी के कई चेहरे हैं, खाने के और दिखाने के और। आरक्षण नहीं खत्म होने देंगे ये कहते हैं, लेकिन आरक्षण खत्म करने के तमाम हथकंडे जो है वो बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। अब कांग्रेस ने जिस तरह का स्टैंड लिया है, मुझे लगता है कि चुनाव आते आते स्थिति और क्लियर होगी, और कांग्रेस ने बता दिया है कि हम मनुस्मृति के साथ नहीं है, मनुस्मृति का विरोध करेंगे। अब बीजेपी चाहे इसको हिंदू धर्म का विरोध मान ले, हालांकि मनुस्मृति मतलब हिंदू धर्म नहीं होता है। हिंदू धर्म का मतलब मनुस्मृति नहीं है। ये कांग्रेस किस तरह से आम आदमी को समझा पाती है, ये अपने आप में देखने वाली बात है। राष्ट्रगीत को लेकर के जिस तरह से देशभक्ति और धर्म का को गड़बड़ किया है बीजेपी ने, कांग्रेस उस राष्ट्रगीत को किस तरह से अलग कर पाती है, ये भी देखने वाली बात है। हालांकि अमित शाह जी ने कहा है कि ये तुष्टीकरण कर रही है कांग्रेस, और तुष्टीकरण का आरोप हमेशा जो है लगता रहा। हालांकि हमारे एक साथी बोलते हैं कि जो कांग्रेस कर रही है वो तुष्टीकरण है, और जो बीजेपी कर रही है वो दुष्टीकरण है। आप जो है हिंदू मुसलमान के नाम पर तमाम जो समाज को बेहतर दिशा में ले जाने के प्रयास है उसको खत्म कर देते हैं। जिस तरह से खड़गे साहब ने परसों एक ट्वीट किया था और जिसमें उन्होंने बताया था कि 49% नौकरियां जो है सरकारी नौकरियां वो ठेके पर दे दी गई है, जब कांग्रेस का लास्ट जो था वो उसमें 19% था। 49 यानी 30% नौकरियां प्राइवेट जो है वो ठेके पे डाल दी गई। ठेके पे डाले जाने का मतलब होता है कि आरक्षण का पूरा जो प्रबंध है, जो जो प्रावधान है, उसको खत्म कर देना। तो बीजेपी भले ये कह रही है कि हम जो है आरक्षण को कोई माई का लाल खत्म नहीं करेगा, लेकिन जो नरेंद्र मोदी सरकार का या आदित्यनाथ जी का या और दूसरी सरकारों का जो अप्रोच है, जो काम करने का ढंग है, जो काम किया है, उसमें साफ साफ दिखाई पड़ता है कि आरक्षण के खिलाफ लगातार सरकार आगे बढ़ रही है। तो चाहे 49% ठेके पर नौकरियों देने का मामला हो, या केंद्रीय जो विभाग है, जो मंत्रालय है, चाहे रेलवे हो चाहे डिफेंस हो, इनमें वैकेंसीज बढ़ी है, मतलब खाली पदों की संख्या बढ़ी। जो खड़गे साहब ने कहा उसके अनुसार दुगनी हुई है। जो पहले 4 लाख थी अब 8 लाख के करीब खाली पद है जो अब तक भरे नहीं गए। और ये तमाम ये जो स्थितियां हैं वो बताती है कि जो ये लक्ष्य नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार कहते रहती है कि हम जो है अर्थव्यवस्था को बहुत आगे लेके चले गए। अर्थव्यवस्था अगर बहुत आगे है तो फिर शिक्षा व्यवस्था हो या नौकरियों की व्यवस्था हो, नौकरियां हो, वो फिर जा कहाँ रही, ये बड़ा सवाल है। तो चाहे शिक्षा को महंगा करने की बात हो, सरकारी स्कूलों को 94,000 सरकारी स्कूलों बंद किए गए, स्कूलों को बंद करने की बात हो, या हॉस्टल से लेकर के जो कॉलेज की फीस है उसको बढ़ाने की बात हो, या नौकरियों को कम करने की बात हो, या ठेके पर देने की बात हो, ये तमाम मसले गरीबों से जुड़ते हैं। ये जो चीनी और महंगाई जिस तरह से बढ़ी है वो भी गरीबों से जुड़ते हैं। और ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार को या बीजेपी सरकार को गरीबों की बिल्कुल ही चिंता नहीं। चाहे रेलवे की का जो यात्रा का जो किराया हो वो बढ़ाने की बात हो, या तमाम चीजें, जिस तरह से टोल टैक्स बढ़ा है, जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, हर तरफ एक अनियंत्रित माहौल है और आम आदमी परेशान है। और उसमें से देखिए कि महाराष्ट्र में जिस तरह से ऑटो टैक्सी ड्राइवर को जो है हिंदी सिखा, जो हिंदी भाषी, उनको मराठी सिखाने की जो राजनीति की जा रही है। 2 दिन से टैक्सी और ये ऑटो ड्राइवर जो है हड़ताल पर है। बड़ी आबादी है जो हिंदी पट्टी से आए हुए लोग, और बीजेपी चुप है। बल्कि चुप नहीं कहना चाहिए कि बीजेपी का समर्थन प्राप्त है। कई बार खुद फडणवीस बोल चुके हैं कि आपको यहाँ रहना है
तो मराठी सीखनी होगी। लेकिन ये बताना भूल जाते हैं फडणवीस कि मुंबई में 70% लोग जो है गैर मराठी है। भाषा राजनीति का हिस्सा हो जाए, ये बेहद दुखद है। और खास करके तब जब ग्लोबलाइजेशन चल रहा हो। 90 में ग्लोबलाइजेशन आया, पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं, और वैसे में अपने ही देश के लोगों को रोकना, उनके साथ मारपीट करना, उनको प्रताड़ित करना, ये कैसी राजनीति है। लेकिन बीजेपी बांटने की तमाम राजनीति में अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से शामिल है। और ऐसा लगता है कि गरीबों की परेशानी से, कमजोर लोगों की परेशानी से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो 2027 में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश का, वो बहुत कुछ स्पष्ट करेगा। देखना है कि आम लोग धर्म के भाव में बहते हैं या उनकी परेशानियां उनको सरकार बदलने पर मजबूर करती है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।